अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आजरबाईजान में होने के बायस इस दौरे में मौजूद नहीं थे। वजीर आजम के हमरा वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। ये वजीर आजम की आमद के मनाजिर हैं कि जिस वक्त DG ISI जनरल फैज हमीद उनके साथ मौजूद हैं। अब वजीर आजम को इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अब नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2021 को हुआ था। वजीर आजम का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब आज ही दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पर वार किया है। पंजाब का दारुल हुकूमत है। अब की बार शहर लाहौर के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। जौहर टाउन के इलाके में धमाका कैसे हुआ, इस धमाके की नौयत क्या थी, ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा और वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उसके चंद मनाजिर आपके साथ। टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है या जो जख्मी है हम उनके साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ है। तो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल आए हैं, एक जिनको सीरियस इंजरीज हैं, उनके लेफ्ट चीक पे जो इंजरी लगी है वो कंफर्म्ड लग रही है कि बॉल बेयरिंग है। इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक धमाके में 3 अफराद शहीद जबकि 25 जख्मी हैं। जबकि जौहर टाउन धमाके की वजूहात के तयन के लिए 6 विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक धमाके के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से करीबी इमारत पर लगे कैमरे भी टूट गए। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब बम टाइम डिवाइस था। इस वक्त खुफिया इदारे जायजे ले रहे हैं कि मोटरसाइकिल कौन छोड़कर गया, उसका हुलिया कैसा था। ज़राए के मुताबिक धमाके की नौयत के तयन के लिए जियो फेंसिंग का अमल शुरू हो गया है और जाए वक़ुआ के चारों अतराफ 2 किलोमीटर तक जियो फेंसिंग का अमल जारी है। लाहौर के रिहायशी इलाके में गैर मुल्की हाथ का मुलव्विस होना खारिज इम्कान नहीं है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद दहशतगर्दी की कार्रवाई यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। गो कि इससे पहले दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में भी आते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। CTD की जानिब से हम वक्त तैयारी जो है वो भी जारी है और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, इंटेरोगेशन भी होती है। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाई को अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है जबकि पाकिस्तान मुसलसल इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ भारत जो है यकीनन उसका हाथ भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि जहां पर इवैक्यूएशन हो रही है, अमरीकी अफवाज निकल रही हैं अफगानिस्तान से, वहीं पाकिस्तान का एक बड़ा स्टर्न स्टांस है कि वो किसी भी सूरत अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं देंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो भारतीय सरजमीन है यकीनन वहाँ से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में तुलु न्यूज़ अफगानिस्तान के मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय हाथ को इसमें मुलव्विस होने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने तुलु न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, जरा उसके सामने रखता है। You have every right to have sovereign and bilateral relations with India, but at times we feel that their presence is perhaps larger than it ought to be. Does it bother you that they have? If they use your soil against us, it bothers me. Are they? Yes, they are. Carrying out terrorist activities. पाकिस्तान को अफगानिस्तान में भारत के किरदार पर हमेशा से ही तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, क्योंकि भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन इस कड़े वक्त में भी जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन पाकिस्तानी रहनुमाओं से राब्ता करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, जबकि बाइडेन इंतजामिया अफगानिस्तान के मामले पर भारत के साथ साथ मुसलसल राब्ते में है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान के अहम किरदार की बाज़गश्त अमरीकी कांग्रेस में हाल ही में होने वाली मुतादिद समातों में सुनाई दी है। अमरीकी कानून साजों ने अफगान सदर अशरफ गनी के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा था कि अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल मुतय्यन करने में पाकिस्तान फैसला कुन किरदार अदा करेगा और अफवाज के इनखला के बाद अमरीका का बहुत मामूली किरदार रह जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता ना करने पर हैरानी का इजहार किया। अपने एक बयान में उनका कहना था कि हैरत हुई कि बाइडेन ने अभी तक
पाकिस्तान के साथ कोई राब्ता नहीं किया, इमरान खान से कोई राब्ता नहीं हुआ है। लिंडसे ग्राहम ने बाइडेन इंतजामिया के इस फैसले पर कि इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती हो सकती है कि जो उनसे राब्ता नहीं किया जा रहा है। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि बाइडेन इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि अफगानिस्तान में हमारे मसाइल हल हो चुके हैं। अमरीकी अफवाज का इनखिला अफगानिस्तान के मसले का कोई भी हल निकाले बगैर हो रहा है, कंक्लूसिव नहीं है। पाकिस्तान बार बार इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। भारत की काबुल में मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो रही है। आज भी एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर पाकिस्तान में बदअमनी कोशिश की गई है। इसी मामले पर बात करेंगे, इसका ताना बाना कहां जाकर मिलता है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जज साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, लाहौर जौहर टाउन में आज जो कुछ हुआ, इस धमाके की नौयत शिद्दत देखकर आपको क्या लगता है? क्या मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की कोई नई लहर सर उठा रही है? देखिए, ये लहर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक वाकया हुआ जिससे तशवीश जरूर हुई। रोजाना की बुनियाद पे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है। आपकी सीडीडी और इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब वो पकड़े भी जाते हैं तो ये अंदाजा होता है कि दुश्मन अभी बाज नहीं आया, वो इसी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिले। तो वो आज देखिए कि आज कामयाबी हो गई, एक वाकया हो गया। तो इससे मैं समझता हूं कि हमें ये इंडिकेशन भी मिल गई कि यहीं कहीं कुछ ना कुछ कोई इनका स्लीपर सेल या कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और अगर ना किया तो इससे बड़े वाकयात भी हो सकते हैं। तो यहाँ खुसूसी तौर पे ताल्लुक जो है इसका वो हाफिज सईद साहब से है कि उनकी गालिबन रिहाइश का इसी इलाके में है, और आपको पता है कि किसको तकलीफ है हाफिज सईद साहब से, और क्यों वो लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कुछ उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये चीजें तो वाज़ेह। तो जैसा इस पर्सपेक्टिव में इन नॉन स्टेट एक्टर्स का, इन मिसक्रिएंट्स का ताल्लुक, इनका ताना बाना हमसाया मुल्क भारत से जा मिलता है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जितना वावेला हाफिज सईद के बारे में भारत ने मचाया है और किसी ने नहीं, वरना तो आप देखिए कि हाफिज सईद से तकलीफ क्या है। हाफिज सईद वो वाहिद आदमी है जो कश्मीर को सपोर्ट करता था, और वो एक इखलाकी मदद करता रहे कि वो उन्होंने हाफिज साहब ने अपनी तकरीरों से, अपने जलसे जुलूस से एहतजाज रिकॉर्ड करा के कश्मीरियों की जद्दोजहद को सपोर्ट किया। अब वो जो हाफिज साहब जितने जोश से करते थे वो कोई और नहीं करता, और भारत को इसकी बड़ी तकलीफ थी। लिहाजा दुनिया के सामने उनको बदनाम करने के लिए दहशतगर्दी से जोड़ा, खास तौर पे बॉम्बे के वाक़े से। हालांकि बॉम्बे के वाक़े से उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। आपको याद होगा कि अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है उस शख्स के लिए जो हाफिज सईद के बारे में शवाहिद मुहैया कर दे कि इनका ये ताल्लुक था बॉम्बे के साथ। रेमंड डेविस को यहाँ रखा गया, इसी वजह से उसने नेटवर्क अपना डेवलप किया, लेकिन उसको भी कोई क्लू नहीं मिला क्योंकि हाफिज सईद साहब का कोई ताल्लुक नहीं था उस वाक़े से। आपको लगता है कि FATF के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एज द डेज आर कमिंग अप, तो ये इंटेंशन है कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाए इस तरफ? नहीं, इसमें तो देखिए कि हमारे यहाँ हुआ है दहशतगर्दी का वाकया और हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, भारत को कह रहे हैं। अगर ये वाकया हमने कहीं कराया होता या कोई कहीं हो जाता तो हमारे ऊपर इल्जाम आया होता तो हम कहते कि जी ये FATF वाला कैसा वो इसमें उसकी वजह से है। लेकिन ये तो हम इसमें तो लाजमी बात है कि कंप्लेनेंट भी हम ही हैं, विक्टिम भी हम हैं। नहीं, I mean they just want to brought their attention towards this के मतलब यहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हैं, या आपको पता है कि वो फिर कनेक्शन कहाँ से जोड़ते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि शायद इन पर कोई हमारा स्टर्न एक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है सर कि फॉरेन मिनिस्टर ने तुलू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अफगान मीडिया से कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के अंदर जो है वो है, यकीनन वो अपने पंजे जमा रहा है, और फिर उनकी मौजूदगी हमारे लिए इसलिए तकलीफ दे है कि अगर वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हमें तो दुख होगा, हमें तकलीफ होगी। तो आपको लगता है सर कि अफगानिस्तान से जो इवैक्यूएशन है अमेरिकन ट्रूप्स की और फिर भारत का असर रसूख है, उसके इम्प्लीकेशंस भी इस सूरत में हमें भुगतने पड़ेंगे? वो तो है, वो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अफगानिस्तान इनस्टेबल रहता है, वहां पे अमन नहीं है, तो वो लाज़मी बात है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो टेररिज्म जो करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ पाकिस्तान के खिलाफ होंगे जो भारत स्पॉन्सर करेगा, कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे तो वो रशिया के खिलाफ या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के खिलाफ या ईरान के खिलाफ भी कर सकते हैं।
क्योंकि जहां स्टेबिलिटी नहीं होती उस जगह पे हर कोई आके पनाह ले सकता है, गवर्नमेंट की रिट नहीं है। तो अफगानिस्तान में तो ये प्रॉब्लम रही है और आइंदा बढ़ेगी। अगर जंग जारी रही, अगर वहां पे ये सिविल वॉर शुरू हो जाती है या जैसे हो ही रही है तकरीबन सिविल वॉर, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ने से वहां पे टेररिस्ट को बड़ी अच्छी पनाहगाह मिल जाएगी। जी जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़े क्लियर हेडेड है कि वो मिलिट्री बेसिस इसलिए नहीं देना चाहते कि अगर दिए तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी फिर से सर उठाएगी। एक तरफ तो ये इंटेंशन है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी अगर फिर सर उठाती है फिर इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? देखिए इसके दो हिस्से हैं। एक दहशतगर्दी जो आज है ये वो है जो भारत और एनडीए स्पॉन्सर करते हैं, वहां से हो रही है, वो होती रहेगी। अगर ये भी दहशतगर्दी होती रहे और कल अफगान तालिबान जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं करते उनको भी हमसे नाराजगी हुई है कि हमने उनके खिलाफ अमेरिका को अड्डे दिए हैं, तो फिर वो भी दहशतगर्दी करेंगे, शुरू कर देंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो फिर दोनों तरफ से मारा गया। सो आप कम से कम आपकी आइडेंटिटी की पॉलिसी ये रही है कि आप अफगान तालिबान के साथ आपने टक्कर नहीं ली, बावजूद इसके कि अमेरिका बहुत चाहता रहे कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़े, अफगान तालिबान को भी हम ही एंगेज करें, तो हमने नहीं किया। तो अब आके अगर उनके खिलाफ हम कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं और वो हमारे दुश्मन हो जाए तो फिर कसूर तो हमारा है, हमें उसके फिर नताइज भुगतने होंगे। उनके आइंदा के लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भारत है, उनका आइंदा के लिए जो फोकस है वो चाइना है। आप आज ऑपोजिट कैंप में बैठे हैं, आपकी दुश्मनी भारत से है, आपकी दोस्ती चाइना से है। जो आपका दुश्मन है वो अमेरिका का दोस्त हो गया, जो आपका दोस्त है वो अमेरिका का दुश्मन हो गया, तो फिर कॉमनैलिटी को रहती नहीं। इन हालात में जो आपसे काम लिया जा रहा है, आपको कहते हैं कि बेसिस दे दें, ये ट्रांसलेटरी आपको इस्तेमाल करने की एक कोशिश है कि ठीक है आप अगर इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आपको इस्तेमाल करें, लेकिन इन रिटर्न आपको कोई भी कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा। और फिर अमेरिका एक इतना नाकाबिल एतबार साथी है, दोस्त है, कि ये भी कोई इस बात की जमानत नहीं कि आज आप बेसिस दे दें तो वो आपको बाकी मामलात में कोई मदद कर देंगे एफएटीएफ में या कहीं और, वो नहीं करेंगे। वो फिर डू मोर का किस्सा आ सकता है कि अच्छा जी आपने बेसिस दे दी, अब ये भी करके दें, फिर हम सोचेंगे। अच्छा जनरल साहब, लास्टली आज जो है वो आईएसआई हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिसमें इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे, उसमें डीजी आईएसआई भी मौजूद थे। तो किस तरह से देखते हैं सर, और फिर जो अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी खदशात हैं उसको लेकर कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी क्रूशल है? और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्योंकि इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो बैरून मुल्क दौरे पर हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर सिनारियो को इंटरनली? देखिए यहाँ पे ये मीटिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की और ये पहली मीटिंग है जो कि हमारी जो इंटेलिजेंस का जो एक बड़ा सेटअप बनाया हमने, जहाँ पे सारी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट की जाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, ये उस इंटेलिजेंस सेटअप के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग की गई, जिसमें कि आपकी सिविल इंटेलिजेंस भी मौजूद है, आईएसआई भी मौजूद है, और आईएसआई सिर्फ इसको हेड कर रही है। तो इस वजह से वहां मीटिंग हुई। मैं समझता हूँ ये एक पीरियोडिक रिव्यू है। एक्चुअली एक सिचुएशन इमर्ज कर रही है अफगानिस्तान में जो बड़ी सीरियस हो सकती है। वो ये है कि तालिबान को जल्दी जल्दी सक्सेसेस मिल रही हैं और अफगान आर्मी कोलैप्स कर रही है, वो हथियार छोड़ रहे हैं बड़ी जल्दी। जो सिनारियो आप समझते थे कि शायद जाके साल 2 साल में डेवलप हो, वो यूं लगता है कि अगले 2-3 महीनों में डेवलप हो जाएगा। अगर ये सूरत हाल होती, जो कि हम बार बार मना करते रहे, कहते रहे, हम खिलाफ हैं इस बात के कि अफगानिस्तान में किसी भी धड़े को, वो तालिबान हो या कोई भी हो, उसको ताकत के जरिए हुकूमत पे कब्जा नहीं करना चाहिए। मुफाहमत, बातचीत करके तमाम स्टेक होल्डर्स को रख के अपने साथ फिर फैसला करना चाहिए। हमें लग रहा है कि ये सूरत हाल नहीं, बल्कि ये हो ये रहा है कि अफगान तालिबान जो हैं वो बढ़ रहे हैं काबुल की तरफ। अगर कल अफगान तालिबान अपनी हुकूमत अकेले कायम कर लेते हैं तो वो बड़ा डिजास्टर होगा, बहुत बड़ा अफगानिस्तान में, क्योंकि उसके बाद फिर बड़े लंबे वक्त के लिए वहां पे सिविल वॉर चल निकलेगी। और ये वो दुख है जिसके सारे नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। हमारे और भी हमसाया ममालिक को मसाइल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, रेफ्यूजीज का भी और टेररिज्म का भी, क्योंकि इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी वहां पे और इंडिया को खुली छुट्टी हो जाएगी वहां। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक एक शर्त रखती है। वो शर्त क्या है वो आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया है। आज 176 रोज के बाद रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की जमानत हुई है। ख्वाजा आसिफ, जिन्हें नैब ने गुज़श्ता साल 29 दिसंबर को हिरासत में लिया था, एहतसाब अदालत के बार बार कहने के बावजूद नैब उनके खिलाफ कोई भी रेफरेंस दायर करने में नाकाम रहा है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता 3 बरस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कौमी एहतसाब ब्यूरो की कड़ी निगरानी में है और उनका सख्त एहतसाब भी जारी है। लेकिन इसके साथ साथ लीगी रहनुमाओं को रिलीफ भी मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मफामती बयानिए को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मज़ामती बयानिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। शहबाज शरीफ की जमानत के बाद मुल्की सियासत में तब्दीली के इम्कानात का इजहार भी किया जा रहा था। नवाज शरीफ पीछे हटते हैं या फिर शहबाज शरीफ आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी उठा। शहबाज शरीफ ने अमली तौर पर नवाज शरीफ का साथ देने का दावा किया, मगर मरियम नवाज खामोश हो गई। शहबाज शरीफ कैंप के लीगी रहनुमा अगली सफ़ों में नजर आए हैं, जबकि मज़ाहमती क़यादत खामोश हो गई है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ वो भी मफामती कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी भी नजरियाती तौर पर वही सोच है जो शहबाज शरीफ साहब की है। उनको भी रिलीफ मिला लाहौर हाई कोर्ट से। आज तवील मुद्दत के बाद मरियम नवाज शरीफ मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमत के सामने शर्त आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म किस तरह वापस आ सकते हैं, वो क्या शर्त है, आपके सामने रखता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अपने वालिद की वापसी के लिए कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी और सेहत की ज़मानत दी जाए तो वतन वापस आ जाएंगे। वो उनको शाम की फ़्लाइट से बुला लेंगे। यानी नवाज शरीफ को सेहत के मसाइल का सामना नहीं है, बल्कि वो सियासी इंतकाम के खदशे के बाइस बैरून मुल्क मुकीम है। इससे ये तासुर तो गहरा हो रहा है। उन्हें खदशा है कि वतन वापस आएंगे तो उन्हें एक बार फिर अदालतों का सामना करना पड़ेगा, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्कानात पर गुज़श्ता 1.5 साल से बहस होती रही है। मरियम नवाज शरीफ हर बार यकीन दिलाती रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। 4थी बार वज़ीर आज़म बनने से मुताल्लिक मरियम नवाज साहिबा इससे कहती रही हैं। कब वापस आएंगे वो भी आपके सामने रखता है। वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वतन वापस आएगा, बल्कि 4थी बार आपका वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ कहा है, सवाल तो ये भी है कि क्या मरियम नवाज का बयान मज़ाहमत तर्क करके मफामत की जानिब इशारा है, क्योंकि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मौजूदगी के दौरान शहबाज शरीफ कैंप के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और फिर रिहाइयों के बाद एक बार जहां मफामती बयानिया तकवीयत पा रहा है और मज़ाहमती बयानिया दूसरी जानिब मायूसी का शिकार दिखाई दे रहा है। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि हुकूमत आज गई कल गई, जी का जाना ठहर गया। लेकिन आज जब उनसे सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, तो उस पर मरियम नवाज साहिबा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है वो भी आपको दिखाता है। समझती हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकती है? जितनी जल्दी इस हुकूमत से आवाम की जान छूटे उतना बेहतर है। जब मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया कि क्या हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा ये तो अल्लाह को पता है। मरियम नवाज शरीफ आज मायूस दिखाई दे रही हैं, या वो हुकूमत के साथ डील करना चाहती है, क्योंकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून माजी में हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए बहुत कुछ कह चुकी हैं। इससे पहले आपको आर या पार की स्टेटमेंट भी याद होगी, फिर तारीखें भी दी जाती रही हैं कि हुकूमत आज गई कल गई। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा माजी में क्या कहती रही है, रिसेंट पास्ट में क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखता है। ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, तो आवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। इससे पहले वो हुकूमत के जाने की डेडलाइंस दिया करती थी कि हुकूमत साल के इख्तिताम पर घर चली जाएगी। 2020 में उन्होंने कहा कि साल के इख्तिताम पर हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा से जब पूछा जा रहा है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, तो वो कहते हैं कि सब अल्लाह को पता है। पहले मरियम नवाज साहिबा को सब पता था, आज मरियम नवाज साहिबा अनजान बनी हुई है। सवाल यह है कि नवाज शरीफ का मज़ामती बयानिया क्यों खामोश हो गया है? शहबाज शरीफ का मफामती बयानिया नून लीग ने कैसे कबूल कर लिया है? हालांकि माजी में मरियम नवाज शरीफ का दावा था कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के नहीं है, और यही वो बयानिया है जिसे वो लेकर आगे बढ़ेंगी। इससे मुताल्लिक क्या कहा था उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है और इसका बोझ उठाना किसी के बस की बात नहीं है, वो भी आपके सामने रखता है। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना नून लीग के लिए मुश्किल बन गया है? सवाल तो ये भी है कि क्या मज़ाहमती बयानिया तर्क करके मफामत की राह इख्तियार करना मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है,
क्योंकि इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद है। मुल्क में सियासी हल्के कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सियासी गैर यकीनी के बायस अपना दौरा लंदन मनसूख किया है। कुछ नाकिदीन ये कह रहे हैं, मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि दौरा लंदन अगर मनसूख हुआ है वज़ीर आज़म की तरफ से तो असल में जो यहाँ खिचड़ी पक रही है, कुछ पॉलिटिकली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, हैपनिंग्स है, डेवलपमेंट्स है कि वो बाहर नहीं जा सके हैं। जबकि इस वक्त पंजाब मुल्क की सियासत का महवर भी है। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ जारी है और मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में पंजाब को अपने हाथ से निकलता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ही मफामत की राह पर चलने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने अपने मफामती कैंप को आगे कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब की सूरत में अब ख्वाजा आसिफ साहब भी आ गए हैं, हमजा शहबाज साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि वो उन्हें पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर भी कबूल है। बारकैफ क्या होता है ये तो मुस्तकबिल करीब में आने वाला वक्त ही बता सकेगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ज़राई अजनास की पैदावार में कमी जिम्मेदार कौन है। फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़ख्र इमाम हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान गर्चे ज़राई और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, इसके बावजूद भी मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक खौफनाक मसले का रूप इख्तियार कर गया है। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ममालिक में पाकिस्तान 107 ममालिक में 88वें नंबर पर मौजूद है। यही नहीं है बल्कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पाकिस्तानियों की तादाद में 9% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पाकिस्तानी कुल आबादी का 12% है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्यों पूरा नहीं होती, इसका जवाब खजाना ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर दिया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है। वज़ीर खजाना बता रहे हैं कि अगर मुल्क में महंगाई है तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि खाने पीने की अशिया बैरून मुल्क से दरामद की जा रही हैं और नेट इंपोर्टिंग कंट्री होने की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत की इसी दरामती पॉलिसी पर आज कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खूब तनकीद की। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। वज़ीर खजाना से पूछना चाहूंगा कि आप आटे की कीमत कम कर सकते हैं? 27 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन हुई है तो आप गंदम इंपोर्ट क्यों करते? क्या वो बाहर से गंदम बेहतर आती है, उसकी चपाती अच्छी बनती है, हमारी गंदम अच्छी नहीं है? अब एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत गंदम की रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद बैरून मुल्क से गंदम मंगवा रही है, एक और बड़ा बहरान सर उठाने वाला है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 30 जून से मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे कबल मरहलावार फ्लोर मिले जो है वो बंद करने का फैसला किया गया। यही नहीं बल्कि 24 और 25 जून से गंदम की जो ग्राइंडिंग है वो बंद कर दी जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि गंदम की चोकर पर 17% सेल्स टैक्स काबिल कबूल नहीं है, फैसला वापस लिया जाए। सेल्स टैक्स आयद करने से 20 किलो आटे का थैला 50 से 60 रुपए महंगा हो जाएगा। बुरा है, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़ख्र इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ख्र इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़ख्र इमाम साहब, खुद वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामान में ये बताया है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम नेट इंपोर्टिंग कंट्री। जो पेरिशेबल आइटम्स है वो इंपोर्ट की जा रही हैं। तो बताइए कि हम अपनी पैदावार में खुद कफील कब होंगे और कब हम पाम ऑयल, कब वीट, शुगर और पल्सेस को इंपोर्ट करना बंद करेंगे? तो मौजूद सवाल है, पर जैसे आप जानते हैं कि जो ज़राअत है इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप बटन दबाएं और कल इसका नताइज आपके सामने आए। ये एक कंटिन्यूम है, एक तसलसल है। और हमारी हुकूमत ने, और मैं तो पिछले 1 साल से इस कलमदान मुझे सौंपा गया और कोशिश हमने यही की कि बज़रिया पॉलिसी एक हम ऐसा रुख दें अपने काश्तकार को, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है इसका 19.3% तो GDP पे इन्हिसार है। और हमारे जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें गंदम सबसे ज़्यादा तकरीबन 36% हमारी जो इलाका है, एरिया है, उस पर लगती है। और 4 हमारे दूसरे मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें धान, कपास, मकई और गन्ना। अब वो बात तो बिल्कुल सही है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कि इस साल हमने तकरीबन $7 अरब के करीब हमारी इंपोर्ट हुई है, पर उसमें जो
जो बहुत पिछले 25-30 साल से जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें खला रहा है वो हमारे एडिबल ऑयल है, जिसको तकरीबन 85 से 90% हम दरामद कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। और उसको बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़ है जहां हमने वो उस किस्म की शायद तरजीह नहीं दे पाए जो कि हमें देनी चाहिए थी। उसकी एक और वजह भी थी कि आज से चंद साल पहले 70% हम इम्पोर्ट करते थे, 30% हमारी इंटरनल होती थी। और उसकी एक वजह थी कि जब 13 से 14 मिलियन बेल हमारी कपास की पैदावार होती थी तो जो हमारा कॉटन सीड है बनोला, उसकी क्रशिंग की वजह से वो हम एक किस्म का 70%। जी फखर साहब देखें ना, अगर पेरिशेबल आइटम्स के इंपोर्ट बिल की बात की जाए साल 2020-21 के, तो पाम ऑयल 34.03% इसका इंपोर्ट बढ़ गया है, इंपोर्ट बिल पर इसका प्रेशर आया है। इसी तरह से अगर हम वीट के इंपोर्ट बिल की बात करें तो तकरीबन 3.328 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट की गई है। इसी तरह शुगर की बात की जाए, सिर्फ 2020-21 के पहले 8 माह का डेटा है, तकरीबन 2,78,733 टन जो शुगर है वो इंपोर्ट की गई पहले 8 महीने के अंदर। पल्सेस इंपोर्ट हो रही हैं, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं। तो इस तरह जो हमारा इंपोर्ट बिल है पेरिशेबल आइटम्स का, ये को 50% से बढ़ जाता है। और अगर ये इसी तरह से क्लाइम करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये महंगाई तो काबू में नहीं आने वाली है सर। देखिए जी, एक ही साल में नहीं कर सकते, आपका सवाल दुरुस्त है, पर अब आप कहें कि हम एक ही छमाही में हर चीज़ को इतना बढ़ा देंगे कि हर चीज़ हम पूरी कर लेंगे, वो कहीं भी दुनिया में नहीं होता। और हमारे पहली दफ़ा ये हुआ है, जो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, कुदरत की मेहरबानी है, कि हमने 6 क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया हिस्टोरिकली। वो भी आप एक तरफ देखें, पिछले साल 25.25 मिलियन टन गंदम की पैदावार थी, इस दफ़ा 27.3 मिलियन टन हुई है, 2 मिलियन टन इजाफा हुआ है। ये नहीं, उसके बावजूद आपकी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से हमारी ज़रूरियात इसके बावजूद सर ACC ने 3 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने की अप्रूवल दी, तो फिर हमें गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? बिल्कुल जनाब, ये पिछले 12 साल से हो रहा है। ये एक साल में आप वो खला नहीं पैदा कर सकते जो कि पहले हो रहा था। पहले ये होता था कि यहाँ गंदम की कीमत 1300 होती थी, बाहर 900,000 होती थी, 1 टन भी बाहर नहीं जाती थी। और जब इंटरनेशनल प्राइसेस यहाँ बढ़ गई बहुत, तो फिर आप जानते हैं कि जिस तरीके से चलता है काम। पिछले साल यही हुआ कि हमने ख़रीदारी 1400 पे की थी और इंटरनेशनल प्राइस जो थी काबुल में 700-800 रुपये मन ज़्यादा थी। ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया था ना। पर उसके बावजूद हमारी यहाँ कमी नहीं हुई। ये ज़रूर बात है जो आप कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हुई, खुराक में इजाफा ज़रूर हुआ, पर इंटरनेशनल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई थी। और जब हमने 3.6 मिलियन टन एक्चुअली हमारी इंपोर्ट हुई, और अब ये जो नया साल आ रहा है अभी भी हमें, क्योंकि अगर ये 2 मिलियन टन हम ना करते पैदावार ज़्यादा, तो फिर हमें 5 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसको ये भी देखें ना, अगर हम उसी हद पर रहते तो ये फ़र्क तो ज़रूर आया है। फखर साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ओवरनाइट नहीं हो सकता, एक साल इसके लिए काफ़ी नहीं है। एक साल में 20 लाख टन किया, जो आप शायद नहीं एक्नॉलेज करना चाहेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक ये डेफिसिट रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हमारे यहाँ महंगाई के ऊपर असरअंदाज होती रहेंगी। जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर ये प्राइसेस बढ़ेंगी, हमारे यहाँ ये प्राइसेस तो बढ़ने जा रही हैं। तो सर ये डेफिसिट जब तक रहेगा तब तक महंगाई रहेगी। ये कब तक शॉर्टफॉल? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस में भी उतार चढ़ाव आता है। ये स्टैटिक नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि रशिया में क्या पैदावार है, ये डिपेंड करता है यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं जो वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। अगर वहाँ पैदावार ज़्यादा हो तो उसका भी ग्लोबल इफेक्ट होता है, हमारे यहाँ भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। देखिए सर, फार्मिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हमें फार्मर को कोई ना कोई मराद तो देनी पड़ेंगी। बजट के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? क्या हम उनको सीड के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर कोई सब्सिडी दे रहे हैं? क्या हमने अपने फार्मर को प्रमोट किया है, वो बूस्टअप हुआ है, उसका मोराल बेहतर है? और जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस मुख्तलिफ होती है, तो जिस वक्त हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, 3 मिलियन टन की हमने अप्रूवल दी है, तो उस वक्त रशिया के अंदर तो प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब फ्रेट चार्जेस ऐड हो जाते हैं तो हमारे यहाँ गंदम महंगी पड़ती है बनिस्बत हमारी लोकल प्रोडक्शन के। जी, इस साल तो बात, पिछले साल भी यही वजह थी कि गंदम की कीमत बाहर बढ़ गई थी और बदकिस्मती से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी। और मैंने जैसे गुजारिश की 3.6 मिलियन टन हमने इंपोर्ट की, पर हमने 1400 से 1800 जो थी सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको इंक्रीज़ किया। उससे कई 100 अरब हमारे काश्तकार के
हाथ में ज़्यादा इनकम आई। ये दुरुस्त है आपकी बात कि आज भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा कीमत होगी लैंडेड कॉस्ट एट कराची। इसीलिए हमने पहले से फैसला कर लिया था कि हम फौरी तौर पर इसको स्टैगर करके इंपोर्ट हम अपनी फौरी तौर पर शुरू कर दें। और इंशाल्लाह अभी से आप देखेंगे कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसकी जो TCP है वो इसके जो बिड्स हैं वो मांगना शुरू कर देंगे। अच्छा सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कंज्यूमर है वो ये पूछ रहा है कि महंगाई कब तक कंट्रोल होगी, महंगाई कब काबू में आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती महंगाई की वजह से। 70% हम पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दालें इंपोर्ट हो रही हैं। एडिबल ऑयल का हमने जिक्र किया, वीट का जिक्र किया, शुगर का जिक्र किया। ये कितनी देर तक रहेगा और ये मार्केट जो है इसके अंदर इस प्राइसेस को कंट्रोल करना ये कितनी देर तक हमारे बस में नहीं होगा कि हम शुगर की प्राइस को कंट्रोल कर सकें, हम गंदम की प्राइस को कंट्रोल कर सकें, एडिबल ऑयल की प्राइस को कंट्रोल कर सकें या दालों की प्राइसेस कंट्रोल में आ सके? कितनी देर तक हम डिपेंडेंट होंगे इंटरनेशनल मार्केट पे यानी इंपोर्ट पे? नहीं देखिए ना, ये डिपेंड करेगा कि हमारी पैदावार में इजाफा कितना होता है, उसका डायरेक्ट लिंक। अगर हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो लोकल डिमांड है, अगर उसको हम मीट करें तो फिर हम इंपोर्ट हमारी निस्बतन कम हो जाएगी। अब ये प्रेडिक्ट करना आज कि हम कितनी देर तक करेंगे मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। हमारी ये ख्वाहिश है कि सर आपका कोई प्रेडिक्टिव मॉडल होगा? नहीं, हमारे जो मॉडल्स हैं वो यही, हम उसकी सोइंग से पहले हम कोशिश करेंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लुकिंग एट द इंटरनेशनल और हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको देख के मद्देनजर रखते हुए और जो हमारे फैक्टर्स हैं एक हम लाएंगे समरी और कोशिश ये करेंगे कि सोइंग से 1 महीना पहले इस चीज़ को हम करें। अच्छा सर, लास्टली 2 साल से पहले ये वो गंदम हो या फिर शुगर हो, इसकी प्राइसेस को नीचे लाना या कंट्रोल करना फिर हमारे बस में नहीं है। ये प्राइसेस तो इसी तरह से बढ़ेगी ना? यहाँ हमने सब्सिडी दी है, पंजाब ने 90 अरब रुपया सब्सिडी दी है और रिलीजेस हो रही थी 7 जुलाई से पिछले साल। आम आदमी को गंदम कम कीमत पे मिल रही थी और जहाँ टोटल रिक्वायरमेंट पंजाब की 25,000 टन रिलीज करते थे नॉर्मली, उन्होंने 17,000 पहले शुरू किया, 9 महीने उन्होंने रिलीज की। आम आदमी को काफ़ी हद तक रिलीज की वजह से उसको गंदम निस्बतन कम कीमत पे मिली और आटा भी कम कीमत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब, वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कर्ज़ों के लिए असासे गिरवी, अपनों के लिए ये क्या मामला है कि एक तरफ तो हम कर्ज ले रहे हैं असासे गिरवी रख के, दूसरी तरफ हम कर्ज़ों की छूट दे रहे हैं, कर्ज माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का मकसद स्कूक बॉन्ड के जरिए पैसा हासिल करने का है और पैसा हासिल करने के मकसद ये है कि बजट खसारे को सहारा दिया जाए, जो बजट डेफिसिट है उसको ओवरकम किया जाए। हुकूमत अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखेगी। यही नहीं है बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम चलने वाले उन मोटरवेज और हाईवेज के बदले भी कर्ज लेना चाहती है जो अभी तक गिरवी नहीं रखी गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की असासे गिरवी रखकर कर्ज लिए जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत ने 62 शख्सियात और कंपनीज के करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। क्योंकि अगर स्कूक बॉन्ड जारी करने का मामला देखा जाए और इन शरात को गिरवी रखने का मामला देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। 2008 में इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत थी। उसके बाद इसी को कैरी किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से भी। गो कि आज मरियम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर आई और मीडिया से बात की तो उन्होंने हदफ तनकीद बनाया हुकूमत को। उस वक्त वो क्या कह रही थी, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपके कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है। ये कर्जे जो आप ले रहे हैं ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की जरूरत है, जिन जिन लोगों की जरूरत है, उनको बचाने। मरियम नवाज साहिबा की तनकीद अपनी जगह पर, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो
तो उनके दौर में भी ये गिरवी रखी गई थी। इसी तरह बजट डेफिसिट पर ओवरकम करने के लिए पैसे लिए गए थे। अब नई बात जो इस हुकूमत में हो रही है, एक तरफ तो कर्जे लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मराहत याफ्ता तबके के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई है, जिसमें 4 बैंकों की जानिब से 1 अरब 24 करोड़ रुपए से जो है वो जायद के कर्ज माफ किए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सरकारी बैंक की जानिब से बाज़ अफराद और कंपनियों को नवाजने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता कर्ज माफ किए गए हैं। सोचने की बात है, मीर रियासत के दर पर दस्तक है, हमारा काम दस्तक देना है, दरवाज़ा खुले या ना खुले। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।